हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंस स्टडी। मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखने वाले हैं प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 को। तो इसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या है ये रिपोर्ट, कौन तैयार करता है इस रिपोर्ट को, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की है। अच्छा, ये रिपोर्ट इन्होंने जारी जरूर की है, लेकिन ये रिपोर्ट 6 आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट पर आधारित है। मतलब इसका डेटा आईपीसीसी की रिपोर्ट से लिया गया है। आईपीसीसी क्या है उसको समझ लेते हैं। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या काम करती है और ये है क्या? आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से संबंधित साइंस का आकलन करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक निकाय बॉडी है। आईपीसीसी के जो काम है जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक ज्ञान की स्थिति, जिसके प्रभावों और भविष्य में जोखिमों और जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने के विकल्पों के बारे में व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती है। कुल मिलाकर क्लाइमेट में क्या चेंजेस हुए हैं और क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है और भविष्य में इससे क्या दुष्प्रभाव होने वाले हैं, ये सब का ये पता लगाता है। और इस पे एक आकलन रिपोर्ट, मतलब इनका एक एजम्पशन रिपोर्ट तैयार करता है कि इतने सालों में क्या अंतर आने वाला है। ठीक है, तो ये इस पे एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और ये तो आप जान ही गए कि ये यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है। इसके कुल मिलाकर के 4 वर्किंग ग्रुप हैं। वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, वर्किंग ग्रुप सेकंड, वर्किंग ग्रुप थर्ड और EFI। तो ये वाली जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये वाली रिपोर्ट वर्किंग ग्रुप फर्स्ट ने की थी। इन्होंने ये जो है आकलन तैयार करता है फिजिकल साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम एंड क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्लाइमेट चेंज में क्या निगेटिव और पॉजिटिव अंतर आए क्लाइमेट में, इसको देखता है। थर्ड वाला जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। और TFI जो है ये भी ग्रीन हाउस गैसेस में क्या परिवर्तन आया है इसी को देखता है। तो फर्स्ट वाले ने, वर्क ग्रुप फर्स्ट ने ये वाली रिपोर्ट तैयार की है, उसको हम रिपोर्ट को अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं सामने। ठीक है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो इन्होंने तीन मुख्यतः गैसों की बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनकी जो सांद्रता है, इनका जो कंसंट्रेशन है हवा में, वो 2021 में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन, खासकर मीथेन की बात की गई है, CH4 मीथेन। मीथेन जो है ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, नुकसान करेगा, ग्लोबल वार्मिंग जितना बढ़ाएगा, उससे 25 गुना ज़्यादा उतनी ही मात्रा में अगर मीथेन को रख दिया जाए, अगर 1 ग्राम CO2 को रखा जाए तो वो जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उससे 25 गुना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा मीथेन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है मीथेन। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और ये भी कहा गया है, ये सुझाव भी दिया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो हुआ था, उसमें सभी कंट्रीज को चाहिए कि 30% 2030 तक 30% कट करें अपनी अपनी कंट्री में मीथेन एमिशन का। ठीक है, तो ये था ये रिपोर्ट। आगे चलते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं। आगे ये कहते हैं कि वर्ष 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 के औसत, जो ये वाला इरा था 1850 से लेकर के 1900 तक का, उससे 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2015 से 2022 तक 8 वर्ष जो हैं, ये सबसे गर्म वर्ष, ये सबसे ज़्यादा गर्म, अभी तक के सबसे गर्म वर्ष कहे जा रहे हैं। हालांकि ला नीना आया था, इस समय ला नीना चल रहा है। ला नीना और अल नीनो दो होते हैं। ला नीना जब समुद्र स्तर ठंडा होता है, ला नीना में बारिश कम होती है। ठीक है, और अल नीनो में बारिश नॉर्मल होती है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। उसके कारण 2020 का जो 20 और 22 था, 2020 से 22 तक ये चल रहा है, वो थोड़ा सा कम गर्म रहा है। क्योंकि अगर समुद्र स्तर ठंडा रहेगा
तो पूरा वातावरण, पूरा क्लाइमेट भी थोड़ा ठंडा होगा, है ना। तो इस वजह से थोड़ा ठंडा रहा है। लेकिन पिछली बार जो ला नीना आया था 2011 का, उससे ज़्यादा गर्म इस समय है, ठीक है। इस समय हीट उससे थोड़ा ज़्यादा है 2011 वाले ला नीना से। जबकि ला नीना जिस समय आता है तो थोड़ा मौसम ठंडा ही रहता है, क्योंकि समुद्र स्तर काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो ये हो गई बात टेम्परेचर की। अब हम देख लेते हैं ग्लेशियर और आइस में क्या प्रभाव पड़ा है और ये रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो औसत ग्लेशियर पिघली है वो 3 से लेकर 4 मीटर तक पिघली है। 2021-22 में ग्लेशियर 6% तक पिघल गई है। हालांकि पिघलने से कोई दिक्कत नहीं है, पिघलती हर साल है, लेकिन थोड़ा तेज़ी से पिघल रही है और नई बर्फ़ नहीं जम रही है, ठीक है। अगर पिघलती है तो नई बर्फ़ जमती भी है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, खासकर यूरोप में, है ना। एशिया में अपने साइड तो होता ही है, अक्सर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम होता है, वो होता रहता है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं देखा गया था, इसलिए यूरोप की बात की जा रही है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्लेशियर पिघली तो है, लेकिन वापस फिर से बनी नहीं है उस मात्रा में जितनी मात्रा में पिघल रही है। तो ये पहली बार हो रहा है, तो ये एक कंसर्न का विषय है। सी लेवल राइज 1993 से 2022 चल रहा है आज, और इन 30 वर्षों में 3.4 प्लस माइनस 0.3 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। 3.4 प्लस माइनस 0.3, कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं कम, 0.3 प्लस 0.3 प्लस माइनस, ठीक है, बस इतना। तो इतने के अंतर से मिलीमीटर प्रतिवर्ष से वृद्धि हो रही है। अब इस तरह से बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो पृष्ठ है वो डूबती जाएगी। ओशियन हीट बढ़ा है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में हीट वेव आ रही हैं, तो उसका कारण एक यही है, ओशियन हीट का बढ़ने से जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका 90% समुद्र द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, समुद्र हो जाता है गर्म। और ऐसा पाया गया है कि 2021 में समुद्र की ऊपरी सतह थी वो बढ़ी है 2000 मीटर नीचे तक। समुद्र की जो गर्मी है वो बढ़ी है, समुद्र स्तर थोड़ा गर्म हो गया है। तो ये चीज़ पहले नहीं देखी गई थी, थोड़ा लगभग कुछ मीटर गर्म पड़ता था समुद्र हमेशा, सी लेवल कुछ मीटर नीचे तक गर्म होता था सतह से, लेकिन अभी 2000 मीटर तक काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसके अलावा जहाँ भी हीट वेव आई हैं तो समुद्र के किनारे जो भी देश हैं, जो भी समुद्र के किनारे की सतह है, उसमें 55% से भी ज़्यादा हिस्से पर 2022 में हीट वेव्स आई हैं। जबकि जो ठंडी हवाएं हैं वो ओनली 22%, समुद्र की सतह पे जो भी इलाके हैं, जो भी देश हैं, उनमें 22% ऐसे देश हैं जहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। ज़्यादातर 55% से भी अधिक ऐसी जगह हैं जहाँ पे हीट वेव्स आई हैं। तो एक ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए प्लान क्या क्या है, तो एक ग्लोबल लेवल पर है और एक नेशनल लेवल पे है। तो पहले हम अपने देश के लिए नेशनल लेवल पे देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 प्लान है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। पहला है द नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, NAPCC, ठीक है, एक तो ये है। इसके अलावा दूसरा है इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान। तो ये पहला वाला थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, NAPCC में राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, इसके अलावा 8 इसमें उप मिशन है। इसके अलावा दूसरा वाला जो है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ग्लोबल लेवल पे कुल मिलाकर के 3 अभी हमारे पास एग्रीमेंट हैं। पेरिस एग्रीमेंट, इसमें कहा गया था कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो पूर्व औद्योगिक स्तर जो था उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देना है, और उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखना है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इसे रोक नहीं पाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। तो जो 1900 के टाइम का टेम्परेचर था, उससे जो उस समय नॉर्मल टेम्परेचर ठीक था, ठीक है। 1850 से मान लेते हैं, 1850 के पहले नॉर्मल टेम्परेचर जो था, एवरेज टेम्परेचर, वो ठीक था। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद लगातार टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो उस समय जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री से ज़्यादा, जितना मान लो अगर 32 डिग्री उस समय रहता था एक एवरेज टेम्परेचर, तो 34 नहीं होने देना है, 32 पे ही सीमित रखना है उसको। तो 32 से या तो 33 हो जाए या 33.5 हो जाए, 33 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा ना हो एवरेज। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
और फिर दूसरा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए इसमें 17 व्यापक लक्ष्य शामिल किए गए हैं, जिसमें से 13 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। 17 गोल हैं सतत विकास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को लेकर के जो है, उसमें 17 लक्ष्य हैं, जिसमें से 13 क्लाइमेट चेंज से संबंधित हैं। और अभी अभी हुआ है ग्लासगो ट्रिटी COP26 हुआ है, और ये सेम वही चीज़ दोहराता है जो पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था। तो दोबारा उसी चीज़ को कहा गया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल एरा जब स्टार्ट हुआ था उसके लेवल से 1.5 से ज़्यादा 1.5 डिग्री से ज़्यादा गर्म हमारा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवी स्टडी।